Myself Dinesh Patdar. I will discuss last year paper 2019 on accounting book कीपिंग. ठीक है, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग का बारे लास्ट ईयर का पेपर हम 12 क्लास का डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. कौन कौन से क्वेश्चन है जो लगातार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, और क्या क्या चैप्टर्स जैसे कि एडमिशन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, क्या क्या थ्योरी लास्ट ईयर के पेपर में आई है, उनके क्या क्या आंसर्स है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो. ठीक है, और जो आप गलती जनरली करते हो हम चेक करते हैं उसमें, है ना, तो वो प्रॉब्लम्स जो उनके प्रॉब्लम्स को हम सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कि जो प्रॉब्लम है, जो गलतियां हैं आप एग्ज़ाम में करते हो मिस्टेक, वो मिस्टेक ना करो. ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो अच्छे से क्लियर आपके माइंड में फिट होना चाहिए. ठीक है, कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है. ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद होता है, चाहे वो 3 मार्क्स का हो, आप उसके ढेरों से क्वेश्चन बहुत टाइम से लिखते जाते हो. ठीक है, यानी 3 पॉइंट्स पूछे हैं, 3 पॉइंट्स लिखना है. ठीक है, उसकी जो वर्ड है 75 वर्ड है. ठीक है, उसकी जगह आप 150 वर्ड तक लिखते जाते हो क्योंकि याद है ना सर ये तो हमको, तो हम क्या करेंगे इसको पूरा लिखेंगे. ठीक है, पर आप ये चीज़ ध्यान रखिए बेटा कि जो चीज़ आपको याद है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको अननेसेसरी टाइम डिवोट करना है. ठीक है, आपको उसको उसके वर्ड या उससे थोड़े से ज़्यादा वर्ड में ही लिखकर उसको कंप्लीट करना है. ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना एग्जाम में. ठीक है, अब देखो एवरी क्वेश्चन के जो मार्क्स है और उसके साथ में उनके जो वर्डिंग है वो फिक्स होती है. ठीक है, कितने वर्ड्स में हमें आंसर को लिखना होता है. ठीक है, सबसे पहले चेक करिए 1 to 5 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव आएंगे 5 क्वेश्चन के. ठीक है, 25 मार्क्स के हो तो 1 मार्क्स के. ठीक है, वो तो हम कर लेंगे. ठीक है, 6 to 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, वो आपको सिर्फ 30 वर्ड्स में लिखना है. ठीक है, यानी 30 वर्ड्स यानी कि 3 to 4 लाइन्स के अंदर हमें वो कवर करना है. ठीक है, 4 या 5 लाइन आपने कवर करी सफिशिएंट होती है. ठीक है, 5 लाइन कवर सफिशिएंट होती है कि 4 लाइन में भी हम उसका आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, एंड देन 11 से 14 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, जो ये क्वेश्चन रहेंगे, इन क्वेश्चंस के जो मार्क्स है वो 3 मार्क्स के रहेंगे और इनको 75 वर्ड्स में करीबन का लिखना है. 75 वर्ड यानी कि आपको 8 to 10 लाइन्स लिखना है. ठीक है, इतने लाइन अगर आपने कवर अप करी है तो आपके 75 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है. ठीक है, कि हाँ हम एग्जाम देने जा रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि 3 मार्क्स का आया, 3 पॉइंट लिखे, सर मैंने तो 3 पॉइंट लिखे और 4 लाइन में 3 पॉइंट खत्म और बोले मेरे को तो 3 मार्क्स चाहिए. ठीक है, तो बेटा देखो हम आपको समझा देते हैं, इस चीज़ के ऊपर पॉइंट बता देते हैं कि देखिए जो वर्ड है बेटा, वो वर्ड की जो लिमिट लिखी है उतनी लिमिट में कवर अप होना चाहिए. ठीक है, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन से एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर में लिखे रहते हैं. ठीक है, वो इसीलिए रहते हैं कि आपको उनको ध्यान में रखना है. ठीक है, और 4th पॉइंट है, देखो ये गलतियां आप जब एग्जाम में करते हो, हमें कम मार्क्स क्यों आए सर, मैंने 3 पॉइंट लिखे थे मुझे 3 नंबर चाहिए. ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी जो रहती है उसको अपने को यहाँ पे देखना है कि जितने वर्ड है उतने वर्ड में क्या लाइन कंप्लीट हो रही है, क्या इतने वर्ड में हम सफिशिएंट लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है बेटा 15 to 21 उसको 150 वर्ड में लिखना है. ठीक है, तो जो लास्ट के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसको 150 वर्ड में लिखना है. 150 वर्ड यानी कि 15 से 17 लाइन तक आप लिख सकते हो. ठीक है, 17 लाइन तक आप लिख सकते हो. ठीक है, 20 लाइन भी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, इतने वर्ड्स में हमको कंप्लीटली क्वेश्चन नोट डाउन करना है. ठीक है, चलो ये चीज़ें ध्यान रख लोगे आप. ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए. ठीक है, मैंने वर्ड्स के बारे में समझा दिया. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके करेक्शन आंसर बता देता हूँ मैं आपको सभी के ना. चलिए सबसे पहले लिख रखा है बेटा चॉइस मेकिंग करेक्शन है. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, चॉइस करना है आपको. नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, हमें पता है बेटा 3 अकाउंट प्रिपेयर करता है. कौन कौन से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. ठीक है, तो देखिए क्या आंसर आएगा, क्या बनाएगा ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता बेटा, ट्रेडिंग नहीं बनाता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाता, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं इनको, है ना. ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. चलिए सेकंड आंसर. ठीक है, सेकंड क्या लिख रहा है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज. ठीक है, क्या पार्टनरशिप डीड जो प्रिपेयर की जाती है, ठीक है, क्या वो कंपलसरी है, ऑप्शनल है, पार्शियली कंपलसरी है या अननेसेसरी है. ठीक है, इसका सही आंसर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ऑप्शनल है. ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है बेटा, आप ऑप्शनल है यानी आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं. ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शनल. ठीक, नेक्स्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा अगर कहीं पार्टनर का एडमिशन हो रहा है ना, पहले 2 पार्टनर वर्क करते थे, अब 3rd पार्टनर भी पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है. ठीक है, तो इससे पहले जो प्रॉफिट कमाया हुआ है 2 पार्टनर ने, वो उसे क्या कहा जाता है बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है. ठीक है, या कोई रिजर्व करके इन्होंने कुछ पैसा रखा हुआ है पार्टनरशिप फर्म में, तो नए पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनर क्या कर लेते हैं, इसे अपने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो कैश अकाउंट नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, इसका आंसर क्या है, 3rd पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल ए इज.
देखिए टेबल ए हमारी बुक में नहीं है, हमारी बुक में जो दिया है आंसर वो टेबल एफ के अकॉर्डिंगली दिया है, ठीक है। तो टेबल एफ के अकॉर्डिंगली अगर दिया है तो 10% है, ठीक है, पर ए के अकॉर्डिंगली दिया है तो 5%, ठीक है। तो अभी आंसर क्या दिया है टेबल ए के अकॉर्डिंगली, तो क्या आंसर आएगा इसका 5%, ठीक है। यानी कि कॉल्स इन अरियर अगर होता है बेटा, है ना, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे ऑफ किया जाता है वो कितना पे किया जाएगा, 5% पे ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो याद रख लोगे कितना परसेंट है बेटा, 5%, ठीक। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं इसके बाद में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ये टेबल एफ क्या होती है और ए क्या होती है ये आप आगे पढ़ेंगे बेटा, तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। जब आप कंपनीज एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे ये एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया जाता है। जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है, तो उन्हें टेबल ए के अकॉर्डिंगली क्या करना होता है, इंटरेस्ट रिसीव करना होता है कॉल्स इन अरियर पे, ठीक है। तो वो उसमें दिया हुआ है कितना है बेटा, अपना आंसर क्या है 5%, ठीक है, पर एफ दिया जाए तो 10%, ठीक है। ये ए टेबल है ना बेटा, ये अपनी बुक के अंदर कवर अप नहीं है, इसलिए याद रखना इसका 5% है, ठीक है। चलिए उसके बाद द फॉलोइंग इज ए नोट द टूल ऑफ द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है अपने, है ना, 3 चैप्टर, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, और कॉमन साइज कंपेरेटिव, ये सब क्या है अपने पास में लास्ट के जो चैप्टर है ना, ये सब एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा चैप्टर नहीं है हमारा, तो ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये 11 क्लास का है, तो समझ जाना कि ये अपना नहीं है, ठीक है। इससे कंपेयर नहीं होता है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना, उसको एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ये एक चैप्टर है हमारा बेटा, है ना, उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूँगा, है ना, बाद में जब एक लेक्चर लेके आऊँगा बेटा, उसमें बिल्कुल ईजी क्वेश्चन का भी एक लेक्चर में बनाऊँगा आपके लिए, जिससे आपको हेल्प रहेगी कि एग्जाम में ऐसे ईजी क्वेश्चन है हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कॉमन साइज, ये 3 जो पॉइंट है, इससे हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो किससे एनालिसिस नहीं कर सकते, ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो कोई अकाउंट, जो ट्रायल बैलेंस तो हमने 11 क्लास में प्रिपेयर किया था, तो ये क्या है बेटा, टूल नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ट्रायल बैलेंस, ठीक है। नॉट अ टूल ऑफ द एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए ट्रायल बैलेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, फटाफट क्लियर करते हैं बेटा ट्रू फॉल्स के बारे में, ठीक है। ट्रू फॉल्स में क्या लिखना है अपने को, सबसे पहले क्या ट्रू है क्या फॉल्स, हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ये डिस्कस कर लेता हूँ बेटा। जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस यानी कि जो जिस ऐसे कोई अकाउंट हो बेटा जिससे क्या किया जाता है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है, इनकम कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, वो सारे अकाउंट नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या किया जाता है, जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं वो सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो अपने पास में अकाउंट्स में बेटा नॉमिनल अकाउंट कौन कौन सा है, सुनना, एक तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल है, उसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल है और रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल है, ठीक है। तो ये अकाउंट्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स है, ठीक है, क्योंकि इनसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट इज ये अब यहाँ पे पूछा है क्या है, ये क्या पर्सनल अकाउंट है क्या, तो फॉल्स आंसर आएगा, ठीक है। क्या इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप फॉर्म, यस सही है, ट्रू। गुडविल इज इंटेंजिबल असेट्स, यस सही है बेटा, ट्रू, ठीक है। इंटेंजिबल असेट्स होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते, है ना, ठीक है, ये एक रेपुटेशन होती है बिजनेस की, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एन अमाउंट ऑफ द रिलाइज फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड असेट इज शोन इन द रिलाइजेशन अकाउंट, यस सही है बेटा। जैसे असन डिसोल्यूशन होता है फर्म का, यानी कि बिजनेस क्लोज होता है, तो जो असेट्स अनरिकॉर्डेड असेट से अगर उससे जो अमाउंट रिसीव होता है तो उसे कहाँ शो किया जाता है, रिलाइजेशन अकाउंट, ट्रू है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है बेटा, ट्रू आंसर है ना। उसके बाद क्या दिया, प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस, क्या प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है क्या, बोलो, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी क्या, है ना, डज नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है, ट्रू है बेटा, है ना, पब्लिक कंपनी करती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, एक छोटे लेवल पे स्टार्ट होती है, 50-200 मेंबर होते हैं, है ना, तो वो जनरली प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोस्पेक्टस इज ए इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जैसे आप स्कूल का प्रोस्पेक्टस देखते हो तो उसके स्कूल के प्रोस्पेक्टस में क्या होता है बेटा, कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, कॉलेज की डिटेल होती है, कौन टीचर है, कौन प्रोफेसर है, क्या पढ़ाएगा आपको, है ना, कौन से टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, लाइब्रेरी कहाँ है हमारी, ठीक है, कितनी बजे हमारा कॉलेज लगेगा, कब कौन से लेक्चर लगेगा, सारी डिटेल लिखी रहती है उसमें, है ना, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है बेटा, है ना, कब क्या फंक्शन किए जाते हैं कॉलेज के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको क्या की जाती है, जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलता है। वैसे ही कंपनी का भी क्या किया जाता है, प्रोस्पेक्टस होता है कि कंपनी क्या वर्क करेगी, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर, और कंपनी के अंदर कौन से वर्क परफॉर्म किए जाएंगे, कौन कंपनी का सीए है, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें क्या होती है उनके अंदर मेंशन होती है, ठीक है, कितनी ब्रांचेस है कंपनी की, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर मेंशन होती है, प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस जनरली पब्लिक कंपनी का लेकर आते हैं, प्राइवेट कंपनी का जरूरी नहीं है, तो ट्रू आंसर है, ठीक है। चलिए उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में बात करते हैं हम। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट इज रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है,
आंसर लिखना क्लोजिंग बैलेंस, मतलब जो अपन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं इन एनपीओ चैप्टर में, है ना, तो वो क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट करता है। आंसर लिखिए इसका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक, ठीक है। चलिए सेकंड क्या है, पार्टनरशिप इज ए ओरिजन विथ, क्या होता है पार्टनरशिप का ओरिजन किससे होता है बेटा, सबसे पहले लीगल एग्रीमेंट, ठीक है, लीगल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बुक में दिया है हमारी, वो लिखा कॉन्ट्रैक्ट लिखना है इसका, क्या लिखोगे बेटा, पार्टनरशिप ओरिजिनेट विथ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब कि एग्रीमेंट होता है, उससे नहीं पार्टनरशिप क्या की जाती है, ओरिजिनेट होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या दिया है थर्ड, ऑफ अ पार्टनरशिप इज अ चेंज रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिलेशनशिप चेंज होती है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर, ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये चैप्टर है जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन है ना, किन किन चीज़ों से होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, इन सबसे होता है, तो आंसर क्या लिखोगे इसका, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर कैन ट्रांसफर देयर ओन, देखो इसका मतलब ये होता है बेटा कि पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई, क्लोज हो गई, यानी पार्टनर ने सारी एसेट बेच दी, लाइबिलिटी पे कर ली, पैसे सारे डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो अब पार्टनर क्या करेंगे, तो ओन बिजनेस स्टार्ट करेंगे, खुद का अपना बिजनेस, ठीक है, तो ट्रांजेक्ट देयर ओन बिजनेस, क्या लिखोगे यहाँ पर, बिजनेस, ठीक है, इसका आंसर आएगा बिजनेस। कंपनी इज एन क्रिएटेड बाय लो, क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, सबको याद होगा, इसका आंसर क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। चलिए फोर्थ डिस्कस करते हैं, आंसर इन द वन वर्ड एंड सेंटेंस, क्या वन वर्ड है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या क्या वन वर्ड लिखना है। चलिए फर्स्ट, इट necessary to access value of goodwill, access the value of goodwill at the change in profit sharing ratio, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या गुडविल का को एक्सेस किया जाएगा, एक्सेस यानी उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, यस नेसेसरी कैलकुलेशन किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या लिखना है, इट इज़ अ नेसेसरी, ठीक है, इसका आंसर यही है ना कि इट इज़ अ नेसेसरी, ठीक है। चलिए सेकंड बोलिए बेटा, बस तो सर क्या इसी में से देख लेंगे, हाँ इट इज नेसेसरी सही लिखना है ना, कि अपने को पूछा गया है कि क्या उसका गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाएगा क्या जब रेशियो शेयर चेंज होता है, तो यस किया जाएगा बेटा, है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है उसके अंदर बता रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है ना तो गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट 3 जगह होता है, किन किन जगह होता है सुनना, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में होता है, एडमिशन चैप्टर में होता है एडजस्टमेंट गुडविल का, और जब हम बेटा एडमिशन के बाद में रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर पढ़ते हैं, इन तीनों में गुडविल का ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो सर वो डिसोल्यूशन चैप्टर में उसमें नहीं है, उसमें डायरेक्ट गुडविल कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो इन चैप्टर में हमें ट्रीटमेंट करना है, यस नेसेसरी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज नेसेसरी ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो यस इसका भी आपको बुक में आंसर दिया है बेटा, मैं पेज नंबर बता देता हूँ, है ना, क्योंकि जो बुक में दिया है वही लिखना है आपने को, है ना, तो इसमें ध्यान रखिएगा, पेज नंबर 289 पे लिखा है नॉट नेसेसरी, ठीक है, पेज नंबर 289, ठीक है, राठी की बुक में 289 पर दिया है नॉट नेसेसरी, ठीक है, तो वो बुक का आंसर है बेटा, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको इसका कि नॉट नेसेसरी लिखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद में इस पॉइंट पर कुछ कन्फ्यूज़न भी है बेटा कई सारों को, है ना, तो मैंने अभी आपको जो बुक में दिया है वही आंसर आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद में द पर्सन बाय हुम इन द कंपनी स्टेबलाइज आर कॉल्ड, द पर्सन बाय हुम कंपनी स्टेबलाइज, मतलब कंपनी को कौन पर्सन स्टेबलाइज करता है, तो आंसर लिखना है इसका प्रमोटर, ठीक है, कौन स्टेबलाइज करता है, प्रमोटर, ठीक है। वेयर टोटल कॉस्ट इक्विवेलेंट टू टोटल सेल, बताइए टोटल कॉस्ट मतलब क्या, कि जितनी प्राइस में आपने चीज़ परचेस करी है ना, जितने पैसे आपके खर्च हुए, ठीक है, उतनी ही प्राइस में आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो आपने 4 रुपये में पेन खरीदा और 4 रुपये में ही सेल कर दिया, तो बताइए आपको प्रॉफिट होगा, नहीं, लॉस होगा, नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। आगे आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो उसमें ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में भी आपको डिस्कशन मिलेगा, ठीक है। तो अभी आंसर क्या लिखोगे, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पे न प्रॉफिट होता है कंपनी को न लॉस होता है, ठीक है, जितने में चीज़ें उन्होंने खरीदी है बनाई है उतने ही में ही उन्होंने क्या कर दी, साल भर में सेल कर दी, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या, द टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ कैश फ्लो इज रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, ये कौन से टाइप है, कैश फ्लो की 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, तो कौन सी एक्टिविटी है ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आंसर लिखना है इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है कस्टमर से, है ना, तो डेली की एक्टिविटी है, ठीक है, तो जो डेली एक्टिविटी होती है वो ऑपरेटिंग में आती है, ठीक है। चलिए ये 5 पॉइंट हो गए हमारे डिस्कस। चलिए इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं मैच द कॉलम, मैं सही आंसर बता रहा हूँ फटाफट, है ना। देखो नॉर्मल प्रॉफिट किससे रिलेट करेगा, सुपर प्रॉफिट से, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस जो एवरेज मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट क्या करते हैं माइनस, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। सेकेंड
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी किससे रिलेट करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या करते हैं? कंपनसेशन पेड करते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट है कंपनसेशन, ठीक है। उसके बाद रिजर्व कैपिटल, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ठीक है। रिजर्व कैपिटल थर्ड का आंसर क्या है? वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। उसके बाद है प्रोप्राइटरी फंड, तो प्रोप्राइटरी रेशो। और क्रेडिटर यानी करंट लाइबिलिटी, ठीक है। चलिए मैंने सिर्फ अभी आंसर डिस्कस करे, ठीक है। चलिए इसके बाद में बेटा हमारे पास में कुछ थ्योरीज़ के क्वेश्चन है। देखो बेटा सारे थ्योरी के क्वेश्चन है ये, है ना। देखो आप देखो 6 क्वेश्चन थ्योरी, 7, 8, 9, 10, 11 में थ्योरी, 12 क्वेश्चन में भी थ्योरी क्वेश्चन है ना। 13 में भी थ्योरी क्वेश्चन है, 14 में भी थ्योरी क्वेश्चन है, 15 में भी थ्योरी है, 16 में भी थ्योरी है ना। और में थ्योरी, 17 में भी देखो आपको और में थ्योरी मिलेगी, 18 की और में तो दोनों थ्योरी है ना, 19 में दोनों थ्योरी है, 20 क्वेश्चन में एक थ्योरी है एक प्रैक्टिकल है ना, पर थ्योरी तो है इसमें भी, है ना। 21 में भी थ्योरी बेटा, 21 में भी थ्योरी दी है, ठीक है। 22 में भी थ्योरी दी है दोनों क्वेश्चन, 23 में भी एक क्वेश्चन थ्योरी है, 24 में भी थ्योरी है, ठीक है। 25 क्वेश्चन में भी क्या है बेटा? थ्योरी है, ठीक है। और 26 में भी क्या है? थ्योरी। मतलब सब जितने भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर थ्योरी ना हो, ठीक है। एवरी क्वेश्चन इसके अंदर थ्योरी इंक्लूडेड है। इसे लास्ट ईयर चैप्टर में कुछ थ्योरी के ज़्यादा ही क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि थ्योरी सर हमने थ्योरी नहीं पढ़ी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे तो क्या हमारे क्वेश्चन नंबर मार्क्स कम आएंगे? अरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही तो रिलेट करके थ्योरी पूछते हैं वो, है ना। समझ में आ गया? ठीक है। देखो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये सारी क्या है? थ्योरी के क्वेश्चन है ना। इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा ये मैंने सोल्व आउट करवाए हैं 2 से 4 बजे के बीच में जो क्लास चल रही है उसमें मैं इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सोल्व करवा रहा हूँ, है ना। जिसको भी ज्वाइन करना है बेटा कर लीजिए, आपके लिए मतलब बिल्कुल बेनिफिशियल क्लास है, जिसमें मैं आपको सिर्फ जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है या फिर जो लास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है वो सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने देखो बहुत टाइम हो चुका है कि आपने उसके बाद में कई दिनों से बुक्स को पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। कई सारे आपके कंसेप्ट जो आपके माइंड से आउट ऑफ हो गए हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ वो कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं और क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके साथ में हम ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।